हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूट में आपका स्वागत है। और हम लोग सीडीपी की क्लास पर चर्चा कर रहे थे और आज उसी क्रम में देखिए, इससे पहले मैं आपको डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत बता चुका हूँ। विकास क्या होता है, ठीक है, विकास की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये सारी चीजें मैं वहां पर आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो सारी क्लास नहीं देखी हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक, एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वहां से सीधे वन लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें ज्यादा हमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता। ठीक है, मतलब जैसे आपसे पूछ लिएगा ये थ्योरी किसने दी, आपको बस नाम टिक करना है और उसका एकदम स्टैटिक फैक्ट होगा जो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें नंबर बहुत अच्छे तरीके से गेन किए जा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शिक्षण की विधियां। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज का है। देख लेते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियां। ठीक है, कौन कौन सी विधि होती हैं ये भी देखेंगे। मतलब एक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि बच्चे को कैसे और उसकी एबिलिटी के हिसाब से कौन सी विधि से उसको पढ़ाना है। ठीक है, अल्टीमेट मोटिव जो यहाँ पर होता है वो ये होता है कि बच्चे को आप जो डिलीवर कर रहे हैं या बच्चे को जो आप बता रहे हैं या सिखाना चाहते हैं वो बच्चे की समझ में आना चाहिए। मेन मोटिव ये होता है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर 10 ऐसे मेथड्स को लेकर और उन पर डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसका पार्ट 2 भी अपने साथ जरूर देखें। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो देखिए, अगर मैं कुछ मेथड्स की बात करूं तो जैसे टीचिंग मेथड में हम लोग देखते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड आता है, क्वेश्चन मेथड आता है, ह्यूरिस्टिक मेथड आता है और उसके बाद अगर देखें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आता है और ट्यूटोरियल मेथड आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिनके द्वारा बच्चे को सिखाया जा सकता है। ठीक, तो आइए सबसे पहले लेकर चलते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। हमारा जो पहला है वो है स्टोरी टेलिंग मेथड। ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड, और इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं कहानी वाचन विधि। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी तो ये सबसे पुराना, अगर बात करें तो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है ये, सबसे पुराना तरीका है पढ़ाने का। जब से परंपरा शुरू हुई है पढ़ने और पढ़ाने की, कहा जाता है कि भारत तो विश्व गुरु था और ज्ञान सबसे पहले यहीं पर ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। तो जब से परंपरा चली आ रही है तब से ये जो कहानी विधि है ये हमारे चर्चा में है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, जो ज्ञान होता था वो कहानी के माध्यम से एक दूसरे को बताकर और फिर आगे हम लोग पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी कि अगर आपके एग्जाम में ये आए कि सबसे पुराना मेथड कौन सा है, तो सबसे पुराना मेथड है हमारा ओल्डेस्ट मेथड। ठीक है, अब देखिए हर एक मेथड, जैसे कोई भी मेथड है तो उसमें दो चीजें होंगी। जैसे कोई भी विधि है तो या उसकी कुछ एडवांटेज भी होंगी और कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो हम लोग दोनों देखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक नरेटर होता है। ठीक है, एक वाचक होता है, नरेटर जिसे बोलते हैं, जो वाचक होता है, जो कहने वाला होता है, और यहां पर ये पोजीशन होती है टीचर की। ठीक है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो एक तरीके से पैसिव मोड में होते हैं। ठीक है, पैसिव मोड में होते हैं, यानी उनकी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। जो बच्चे यहाँ पर होते हैं इनकी कोई खास सक्रिय भागीदारी नहीं होती है, ये बस बैठकर सुनते हैं और कल्पनाओं में जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीचर जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, हालांकि जो बच्चा होता है उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरमोस्ट एक्टिव रोल होता है वो टीचर का होता है। इसके कुछ अपने एडवांटेज हैं। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें कि ये कौन कौन से एडवांटेज लेकर आता है, तो देखिए इस मेथड में एक तो बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है। ठीक है, क्रिएटिविटी माने जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा जन्म लेती है। ठीक, और दूसरी चीज अगर बात करें तो कंसंट्रेशन या ध्यान उसका लगता है। ठीक है, ध्यान लगता है, कंसंट्रेशन होता है। और दूसरा देखिए वो टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं
टीचर एंड स्टूडेंट जो होते हैं ये कनेक्ट कर पाते हैं आपस में, ठीक है। ये एडवांटेज की बात मैं कर रहा हूं अभी हम एडवांटेज की बात करें तो जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं ये कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और यहां पर देखिए यहां पर अगर लॉन्ग लर्निंग है, जैसे काफी लंबे समय तक आप याद कराना चाहते हैं बच्चे को, तो लॉन्ग लर्निंग में ये सहायक होता है, ठीक है। कि काफी लंबे समय तक अगर आप कहानी के माध्यम से बच्चे को बता रहे हैं तो ये काफी लंबे समय तक बच्चे के जहन में रहेगा। अगर आप किसी बच्चे को सीधे अगर कोई थ्योरी बता दें आप बगैर एग्जाम्पल या बगैर कहानी के रूप में दिखाने से, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतनी आसानी से याद नहीं कर पाएगा। एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बच्चे हैं वो विजुअलाइज करना सीख जाते हैं, ठीक है। मतलब कल्पना में बहुत अंदर तक कैसे कल्पना करके, और अगर कोई चीज कुछ बोल रहा है तो वो उनके कल्पना में चलता रहे, ठीक है। इस तरीके की उनके अंदर क्षमता डेवलप हो जाती है कि वो कल्पना कर सके, किसी चीज को विजुअलाइज कर सके जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मेथड होता है ये किस चीज के लिए सबसे सहायक और सटीक होता है, ठीक। तो इसके बारे में अगर देखें तो ये तरीका देखिए, मोरल वैल्यूज हो गई यानी नैतिकता, ठीक है। इथिक्स, ठीक है, यानी निष्ठा, इथिक्स हो गई, मोरल वैल्यूज हो गई, कल्चरल वैल्यूज हो गई, ठीक है। ये सारी सिखाने के लिए कल्चरल वैल्यूज हो गई। तो इन सबको सिखाने के लिए तरीका बहुत बेस्ट माना जाता है, ठीक है। देखिए अब अच्छा एक चीज और पहले समझ लेते हैं कि आखिर मेथड क्या होता है। तो अगर मेथड की बात करूं कि विधि क्या होता है, तो देखिए विधि हमारे पास बहुत सारी है, और इतनी सारी विधि हमें खोज करने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखिए हर एक बच्चे की अपनी अलग अलग क्षमता होती है, ठीक है। किसी बच्चे को कहानी के रूप में समझ में आता है, किसी बच्चे को तर्क के रूप में समझ में आता है, किसी बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ता है तब उसे समझ में आता है, ठीक है। तो बच्चे की क्षमता पर, उसकी ग्रहण करने की क्षमता पर, इन सारी चीज पर निर्भर करता है कि शिक्षक कौन सी विधि से उसको समझाए। वो एक विधि या एक से ज्यादा विधि का इस्तेमाल कर सकता है समझाने के लिए, ठीक। तो यहां पर ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अच्छा इसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। इसमें नेगेटिव चीजें ये होती हैं, अभी तो हमने एडवांटेज की बात की, अब नेगेटिव चीजों की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप बच्चे को कहानी विधि से ही सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, फिर एक समय बाद उसमें लॉजिक ढूंढना बंद कर देगा। क्योंकि जो कहानियां होती हैं वो कभी कभी हमारी फैक्शनल भी होती हैं, इतनी फैक्शनल होती हैं कि उसमें सच्चाई जो है, जैसे आप अगर किसी को मान लेते हैं कि कोई हीरो या सुपर हीरो की कहानी सुनाकर बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं, ठीक है, और आपने कह दिया कि वो इतना कमजोर था, उसने एक हाथ से बहुत बड़ा पत्थर तोड़ दिया, तो जो कि एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो एक समय बाद क्या होता है, बच्चा उसमें लॉजिक या तर्क ढूंढना बंद कर देता है। तो यहां पर देखते हैं कि लॉजिक का ह्रास होता है, ठीक है। लॉजिक, जैसे मान लीजिए अगर परियों की कहानी आप सुना रहे हैं तो हम जानते हैं कि फैंटेसी वर्ल्ड का है, तो एक समय बाद क्या होगा कि वो लॉजिक ढूंढना उसमें बंद कर देगा। और एक चीज देखिए कि अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाए या बच्चे को बांध नहीं पाए या कनेक्ट नहीं कर पाए तो उसको बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। बोरिंग लगने लगेगा, वो इंटरेस्ट भी लूज कर देगा, ठीक, इंटरेस्ट भी लूज कर देगा। और देखिए बच्चों का कोई खास एक्टिव रोल नहीं है, बच्चे जो होते हैं वो पैसिव रोल में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। बच्चों को ज्यादा इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कमियां आती हैं। चलिए अब हम कुछ तरीके आपको बताते हैं कि कौन से तरीके होते हैं या कौन सी टेक्निक होती है स्टोरी बताने की। अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको स्टोरी बताने के तरीके भी आने चाहिए, ठीक है। तो वो तरीके कौन कौन से होते हैं, टेक्निक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब आप लोगों ने डीएलएड या बीएड जो भी किया होगा, प्रशिक्षु तो बन ही गए होंगे, टीटी के लिए आप लोग तैयारी करें, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग एक अच्छे शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अच्छे शिक्षक को कहानी बताने की कौन कौन सी विधियां होती हैं वो पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक होती हैं। तो अगर टेक्निक्स की बात करें तो देखिए टेक्निक में क्या होगा कि या तो आप किसी हीरो को ले सकते हैं, ठीक है, या तो आप किसी हीरो को ले लें और हीरो वगैरह को लेकर आप कहानी उसको नरेट करें, या तो कोई आप फेमस कैरेक्टर को ले लें, ठीक है, फेमस या सोशल कैरेक्टर को लेकर कहानी बता सकते हैं। फेमस या सोशल कैरेक्टर कौन हो जाएगा,
जैसे यहाँ पर आप किसी साइंटिस्ट की जीवनी बता सकते हैं, ठीक है, किसी फ्रीडम फाइटर की जीवनी बता सकते हैं, ठीक है, किसी साइकोलॉजिस्ट की स्टोरी बता सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद नेशन बिल्डिंग की स्टोरी बता सकते हैं। मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि आप इनको लेकर स्टोरी बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि कहानी विधि में क्या होता है कि बच्चे इसमें एक्चुअली नरेट करते हैं हम, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन या फैक्ट उतनी ज्यादा नहीं मिल पाती, ठीक है। जैसे आप कहानी सुना रहे हैं और कहानी सुनाते सुनाते अगर आपने कोई फैक्ट बोला तो उसको इतना रेलिवेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो तो लोग उसको, ऐसा आम प्रचलन में है, अगर वो लिखा हो तो लोग उसको ज्यादा फैक्चुअल या ज्यादा करेक्ट मानते हैं अगर उसको कहीं लिखने पे मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर या तो किसी हीरो को ले सकते हैं या एनिमी को ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मेक इट विजुअलाइज, मतलब ऐसी कहानी आप बताएं कि बच्चा उसको कल्पना में देख सके या कल्पना में उस चीज की कल्पना कर सके, ठीक है। आप ऐसी चीज उसको बता सकते हैं, ठीक, तो वो कल्पना कर सके। अच्छा, एक चीज और, इसमें आप सरप्राइज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सरप्राइज ऐड करोगे तो बच्चे को इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। सरप्राइज ऐड कर दोगे तो बच्चे को बच्चा बना रहेगा। अच्छा, इमोशनल कनेक्ट, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ इसकी डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है, वो मैंने अभी आपको चर्चा किया। एक इसमें डिसएडवांटेज ये भी होता है कि स्टोरी जब इमोशनली बच्चा कनेक्ट कर लेता है तो वो दिमाग के बजाय दिल से सोचने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई क्रिमिनल है, या मान लेते हैं कोई एक तेज रफ्तार बाइक थी और वो एक ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ देती है, ठीक है, और अब उसको ये बताया जाता है, इतनी ट्रेजेडी बताई जाती कि उसका कोई अपना था जिससे वो हॉस्पिटल में मिलने जा रहा था, या कोई ऐसी स्टोरी, तो आप भावुक हो जाएंगे, आप उसके रीजन को जस्टिफाई करने लगेंगे, ठीक है। बच्चा क्या करता है, उस रीजन को जस्टिफाई करने लगता है, और वो दिमाग से सोचने के बजाय कि इसने नियम तोड़ा और नियम के तहत इस पर पेनाल्टी पड़नी चाहिए, ठीक है। जो हमारी कंट्री है वो लॉ से पहले गवर्न होती है, इमोशंस बाद में आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऊपर है, तो इस चीज को छोड़कर दिमाग से सोचने के बजाय इमोशनली वो हार्ट से डिसीजन लेने लगता है। तो ये सारे कुछ उसके नकारात्मक प्रभाव हैं। चलिए दूसरे की ओर पढ़ते हैं और हम दूसरी विधि को देखते हैं। हमारी जो दूसरी विधि है, अगर दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि हमारी टेक्स्ट बुक मेथड, ठीक है, टेक्स्ट बुक मेथड, ये हमारी दूसरी विधि है और इसको कहते हैं पुस्तक विधि, ठीक है। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा पुस्तक विधि में कि इसमें क्या होता है, बच्चा इंडिपेंडेंट रहता है, इसमें टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो पुस्तक के जरिए ही शिक्षण करता है, ठीक है। यहाँ पर जो टीचर होती है वो उसकी बुक होती है, ठीक, यहाँ पर जो टीचर है वो इसकी बुक होती है। और एक चीज और आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि जब टीचर नहीं है तो ये किस मोड में चला जाता है, ये पैसिव मोड में रहता है, मतलब बुक के कुछ हाथ पांव तो होते नहीं कि वो आपको एंगेज करके एक्टिव लर्निंग करा सके, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर जो होती है हमारी बुक होती है और स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिव लर्निंग होता है, ठीक है। कुछ केसेस में इसे प्रीफर किया जाता है, बाकी केसेस में इसको प्रीफर नहीं किया जाता है। देखते हैं इसमें क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है। अगर एडवांटेज की बात करें तो ये देखिए कि इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स प्रोवाइड करता है ये बच्चे को, जिससे वो फैक्चुअली करेक्ट हो सकते हैं या इंफॉर्मेशन से वो अपडेटेड रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनाता है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट बनाता है मतलब उसको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले ही चीजों को सीख सकता है। तीसरी चीज देखते हैं, उसको ऑटोनॉमी मिलती है, ठीक है, उसको स्वायत्तता रहती है किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। ये सारी चीजें उसको रहती हैं, हर एक चीज को पढ़ने में उसकी ऑटोनॉमी रहती है कि वो बगैर शिक्षक के ही कोई टॉपिक पढ़ सकता है या कोई टॉपिक पढ़ा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें उसके पास रहती हैं, ऑटोनॉमी रहती है। एक चीज और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि टाइम एंड स्पेस मैटर नहीं करता, वो कभी भी किसी भी समय उठकर पढ़ सकता है, किसी भी जगह पर पढ़ सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। अब अच्छा, इसमें देखिए एक चीज और आपको बता दें कि इसमें जो एनालिसिस है, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस
उसका जो है स्ट्रांग होता है, क्योंकि चीजों को समझने के लिए उसे एनालिसिस करनी पड़ती है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज में देखिए बुक्स क्या होती हैं, आउटडेटेड हो सकती हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन आउटडेटेड होने की वजह से इररेलेवेंट भी हो सकती है, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन भी गलत हो सकती है आउटडेटेड होने की वजह से। अगर नई है तो कोई बात नहीं, अगर आउटडेटेड है तो उसमें इंफॉर्मेशन भी गलत हो सकती है। जो बच्चा अगर याद करेगा तो उसके अधिगम के साथ बहुत दिक्कत होगी, फिर वो गलत बताएगा, ठीक है। दूसरी चीज और देख लेते हैं हम लोग इसमें कि अगर बच्चा किताब से पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो रीजनिंग पावर है या लॉजिकल पावर है या किसी चीज को तर्क देने की पावर है वो सीमित हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि रिसोर्स लिमिट हो जाते हैं, रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं, कि मतलब अगर कुछ सीखना है तो उसके पास प्योर बुक ही है जिससे वो सीख सकता है, ठीक है। और यहां पर अगर देखें तो एनालिटिकल एंड रीजनिंग पावर जो है, जो तर्क करने की क्षमता है कम हो जाती। क्यों? क्योंकि किसी से वो क्वेश्चन पूछे या डाउट पूछ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डाउट क्लियर करने वाला कोई उसके पास होते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी रीजनिंग लिमिटेड हो जाती है, एनालिटिकल और रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, एनालिटिकल और रीजनिंग पावर भी उसकी लिमिटेड हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रिसोर्स लिमिटेड का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट बुक है वही उसका सोल रिसोर्स हो जाता है, ठीक है, मतलब वही एक रिसोर्स है उसको पढ़ने के लिए, और कोई रिसोर्स ही नहीं है उसके पास पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये एक पाबंदी लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी चीजें करने के बाद बच्चा आंसर पे खुद डिराइव करना सीख जाता है। एक तो बुक पढ़ता है तो आंसर वगैरह और पॉइंट पर या कंक्लूजन पर उसे खुद ही पहुंचना रहता है। अच्छा, एक चीज और कि बच्चा इसमें किसी और के नजरिए से नहीं देख पाता, सिर्फ एक ही नजरिया देख पाता है। तो एक चीज और इसके डिसएडवांटेज में हो जाएगी कि स्टूडेंट सीज ओनली वन पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक ही नजरिया देख सकता है वो, और 2-3 नजरिए वो देख नहीं पाता। उसके बाद अगले शिक्षण विधि पे चलते हैं, ठीक है, और अगला जो शिक्षण विधि है वो है लेक्चर मेथड, ठीक है। अगला जो शिक्षण विधि है वो है लेक्चर मेथड, और यहां पर हम लोग देखते हैं लेक्चर मेथड, या इसको व्याख्यान विधि भी कहते हैं, इसको व्याख्यान विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली यह भी पुराना ही है, यह भी पुरानी विधि है, ठीक है। और सारी चीजें जो है इसमें क्या होता है कि ये टीचर सेंटर्ड है। सबसे पहली बात तो ये शिक्षक केंद्रित है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि यह शिक्षक केंद्रित है, ठीक है, यह शिक्षक केंद्रित है। और इसमें क्या करता है कि जो टीचर है वो एक्टिव रोल में रहता है और जो स्टूडेंट है वो पैसिव रोल में रहते हैं, ठीक है। जो शिक्षक केंद्रित है मतलब शिक्षक इसमें कुछ डिलीवर करता है और बच्चे सिर्फ सुनते हैं उसको, ठीक। यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको देखिए चॉक एंड टॉक मेथड से भी जाना जाता है, कि चॉक लेकर शिक्षक पढ़ाता है और बच्चों से वो बात करता है। तो चॉक एंड टॉक मेथड से भी इसको पढ़ाया जाता है। और देखिए एक चीज और इसमें कि इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। अगर एडवांटेज की बात करें तो यहां पर देखिए इसमें क्या होता है, केटर्स ह्यूज स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपके पास समय कम है और आप ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये विधि काम आ सकती है। दूसरी चीज देखिए इसमें लिमिटेड रिसोर्स, मैक्सिमम टीचिंग, मतलब कम रिसोर्स में ही आप ज्यादा लोगों को पढ़ा सकते हैं। आपके पास कम रिसोर्स होगा लेकिन आप ज्यादा लोगों को वो बता सकेंगे, ज्यादा लोगों को पढ़ा सकेंगे, जैसा आप यूट्यूब पे देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में देखते हैं, जूम वगैरह में देखते हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें देखते हैं।
तो यहाँ पर एक बड़े क्राउड को कैटर करने के लिए तरीका बहुत काम आता है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड ही स्पेसिफिक टॉपिक सेंटर्ड रहता है, मतलब आप किसी एक टॉपिक पर ही बोलते हैं। ठीक है, जब व्याख्यान विधि की जाती है तो एक टॉपिक पर ही आप बोल रहे होते हैं और इसका एक क्रोनोलॉजी चलती है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे कोई टॉपिक चुनेंगे और इस टॉपिक से समझाते हुए बीच में आप कुछ भी समझाएं, बताते हुए, यहां से आप कोई चीज करते हुए और रिजल्ट पर डिराइव करेंगे या कंक्लूजन पर डिराइव करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारी व्याख्यान विधि चलती है। मतलब किसी और चीज से शुरू करेगा, चाहे वो स्टोरी से शुरू करे, चाहे वो एग्जाम्पल से शुरू करे, कहीं से भी शुरू करेगा और लास्ट में जो बताना चाहता है बच्चे को वो लाकर बच्चे को लास्ट में कंक्लूड करेगा या रिजल्ट डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अच्छा, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस अगर हम इसके देखें, ठीक है, कि डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, तो डिसएडवांटेज में देखिए कि बच्चा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ठीक है, और ये देखिए इंडिविजुअल टीचर गाइडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, इंडिविजुअल टीचर गाइडेंस नहीं मिलता है। और देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस को इसमें नहीं रखा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है उसको इसमें नहीं रखा जाता है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं देखता है। इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं देखता ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस में है और ये इसके एडवांटेजेस में है। अब अपना अगला देखते हैं, अगला मेथड हमारा कौन सा है। अगर अगले मेथड की बात करें तो अगला मेथड है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, जो चौथा मेथड है वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या इसको कहते हैं प्रदर्शन विधि। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन विधि। ठीक है, इसको प्रदर्शन विधि कहा जाता है। देखिए प्रॉब्लम है क्या सर? प्रदर्शन विधि कहा जाता है और ये मोस्ट यूजफुल कहां पर होता है? मोस्ट यूजफुल होता है साइंस टॉपिक्स में। ठीक है, और यहां पर टीचर एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं दोनों। और यहां पर देखिए अगर एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इससे बच्चों में क्या होता है जब देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन विधि आप सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन विधि की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी कॉन्सेप्ट को या किसी थ्योरी को आपको बताने के लिए आप बच्चे के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। मान लीजिए आपको ये बताना है कि भाई सोडियम और कैल्शियम मिलकर नमक बनाता है। ठीक है, तो आप वो डिमॉन्स्ट्रेट कराएंगे क्योंकि वो बच्चा खुद फिजिकली देख नहीं सकता। ठीक है, तो किसी काल्पनिक चीज को आपको दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप Na को लैब में जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, Cl के साथ रिएक्ट करता है और नमक बनाता है। ठीक, ऐसे अगर मान लीजिए आपको सोलर सिस्टम समझाना है बच्चे को, तो आप उसको डिपिक्ट करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कैसे काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए रीजनिंग एंड एनालिटिकल पावर बढ़ती है, ये दोनों भी बढ़ते हैं बच्चा। और देखिए इमेजिनेशन भी बढ़ता है। और फिर अगर हम बात करें तो बच्चा कनेक्ट रह पाता है। ठीक है, बच्चे की अगर बात करें तो बच्चा हर बार कनेक्ट रह पाता है, हर बार की तरह अगर बात करें तो बच्चा कनेक्ट रह पाता है। ठीक है, वो जैसे आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो आपके हर एक एक्टिविटी पर नजर रखेगा कैसे क्या हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखें तो डेमोन्स्ट्रेट रह पाता है। ठीक, चलिए उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका यही हो सकता है कि मतलब आप साइंस के अलावा अगर कोई फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है तो उसके टॉपिक्स को यहाँ पर नहीं बात कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद अगले अगर हम टीचिंग मेथड की बात करें तो अगला जो हमारा टीचिंग मेथड है वो है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड हमारा अगला टीचिंग मेथड है। और ट्यूटोरियल मेथड हमारा
अगला टीचिंग मेथड है, देखिए ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या है कि आप किसी चीज़ का ट्यूटोरियल, जैसे आपको मान लीजिए कोई नई मशीन इंस्टॉल करनी है, इसमें क्या होता है बेसिकली, मतलब चीज़ें आपको जो पीछे का बैकग्राउंड है वो पता होता है, ठीक है, लेकिन करनी कैसे है या इसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे ये नहीं पता होता, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्यूटोरियल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कोई आप फिजिकल चीज कर रहे हैं, या फिजिकल चीजों में जैसे आप कहते हैं कि उसको स्किल डेवलप करने के लिए चीजों को, ठीक है, तो स्किल जहां पर डेवलप करनी होती है वहां पर ये ट्यूटोरियल मेथड बहुत काम आता है, ठीक। तो ट्यूटोरियल मेथड भी हमारा जो है वो एक टीचिंग मेथड है, और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्रुप्स में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई एक ग्रुप होगा, ठीक है, और इस ग्रुप को टीचर समझा रहा होगा, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्यूशन का तरीका हो गया, ठीक है, जैसे आप ट्यूशन वगैरह देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से टीचर जो है वो इंडिविजुअली फोकस भी कर पाता है, ठीक है, इंडिविजुअली फोकस कर पाता है या ग्रुप पर फोकस कर पाता है, ठीक है, इसमें ग्रुप्स डिवाइड करके और फिर चीजें बताता है। उसके बाद अगर अगले की बात हम करें तो वो हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड, और अगला जो हमारा मेथड है, देखिए बस छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या होता है और उससे आपका काम चल जाएगा। यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये हमारा है क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है, और ये भी बहुत प्राचीन मेथड है, इसको सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इसको सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। एक दार्शनिक थे सुकरात, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, मतलब उन्होंने ही इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था पहली बार, और ये ग्रीक फिलोसोफर थे। तो इनका ये कहना था कि जो भी ज्ञान हमारे पास है वो हमारे सोल यानी आत्मा में है, ठीक है। ये कहते थे कि जो ज्ञान है हमारे पास, ठीक है, वो कहाँ पर है, हमारी आत्मा में है, और इस ज्ञान को हम प्रश्न उत्तर जब करते हैं और उसमें जब तर्क लगाते हैं तो इसके जरिए हम इस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, इसके जरिए इस ज्ञान तक हम पहुंच सकते हैं जो हमारी आत्मा में है। तो इनका ये कहना था, और इस मेथड को इसीलिए इन्होंने डिराइव किया था, ठीक। इसमें देखिए, इसमें जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होता है ये दोनों एक्टिव लर्नर्स होते हैं, ये दोनों एक्टिव लर्नर्स होते हैं, मतलब दोनों का परस्पर सक्रिय सक्रिय भागिता जो होती है वो उसमें कायम रहती है। मतलब टीचर भी साथ में प्रश्न करता है और उत्तर करता है, और बच्चा भी है वो प्रश्न करता है और उत्तर करता है, ठीक है। तो इसमें दोनों की परस्पर सक्रिय सहभागिता रहती है। ये एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है, ठीक है। जब आप किसी साइकोलॉजिकल या आध्यात्मिक चीज पर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर ये बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो टीचर और स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये जो टीचर और स्टूडेंट हैं ये एक्चुअली दोनों सीखते हैं, ठीक है, इसमें दोनों सीखते हैं, दोनों पक्ष जो होते हैं वो दोनों पक्ष इसमें सीखते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए एक महोदय थे पार्क, उन्होंने कहा था द क्वेश्चन इज द की टू ऑल एजुकेशनल एक्टिविटी, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि जो क्वेश्चन है वो की है हर एक एजुकेशन की एबिलिटी की, यानी जो प्रश्न है वो किसी भी ज्ञान की कुंजी हो सकती है, ठीक है। आप प्रश्न करेंगे तो उस ज्ञान का जो पिटारा है उस प्रश्न की कुंजी से ही खुल सकता है, ये उन्होंने कहा था। और ये किसने कहा था, ये कहा था पार्क महोदय ने, ठीक है। और इस चीज को आप याद रखिएगा, ये मेथड बहुत इफेक्टिव माना जाता है, खासकर जब टीचर और एक स्टूडेंट, जैसे ये प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब हम हायर स्टडीज में जाते हैं तो वहां पर ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों सीखते हैं, ठीक। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी जो लेक्चर मेथड मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो मैंने अभी आपको लेक्चर मेथड बताया था, लेक्चर मेथड जो होता है ये मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है टीचर का एक्टिव रोल होता है, ठीक है, टीचर का एक्टिव रोल होता है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए कि एक जो व्यक्ति थे जॉन डीवी, ठीक है, जॉन डीवी थे, ये अमेरिकन स्कॉलर थे और साइकोलॉजिस्ट थे,
और साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था और वो प्रिंसिपल था कि करके सीखना, ठीक है। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था कि करके सीखना है हमें, ठीक, लर्निंग बाय डूइंग, या करके सीखना, ये इन्होंने कहा था। इनका इसमें ये सिद्धांत था कि जो बच्चा है, ठीक है, इसमें इन्होंने ये कहा था कि बच्चे को सीखने के लिए पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, ठीक है, ये कहा था। और इसमें देखिए क्या होता है, एक चीज और है इसमें, इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने एक चीज और ये कहा था कि जो बच्चा है वो पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, और जब वो पर्यावरण के साथ यानी जब इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरैक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट के साथ बच्चा इंटरैक्ट करता है, ठीक है, तो उसको कुछ एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे। अभी ये सब एग्जाम्पल से भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उसको कुछ अनुभव मिलेगा और वो इस अनुभव के आधार पर, ठीक है, ज्ञान या लर्निंग सीख पाएगा, ठीक है, लर्निंग कर पाएगा या रिजल्ट तक पहुंच पाएगा। ये इनका कहना था कि जब बच्चा इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है, ठीक है, तो इंटरैक्ट करने की वजह से उसको कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो लर्न करता है या ज्ञान हासिल करता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको उदाहरण के लिए समझाना चाहूं तो मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा जो है क्या करता है, ये मान लीजिए आग है और आग से जल जाता है, ठीक है, आग से जल जाता है, एक छोटा बच्चा है, अगर मान लेते हैं वो खेल रहा होता है, उसको नहीं पता होता इतनी समझ की आग क्या है। आप देखते हैं कि छोटे बच्चे कभी कभी गर्म चीजों को जल्दी छू लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि कोई भी गर्म बर्तन रखा हुआ तो उनको ये समझ नहीं होती गर्म या ठंडे की, और वो ऐसे हाथ लगा लेते हैं और जल जाते हैं। बहुत बार ऐसा केस होता है बच्चों के साथ। बड़ों को ये समझ होती कि ये चीज गर्म है और हम जल जाएंगे, लेकिन जब वो एक बार जल जाते हैं तो उन्हें उस चीज का अनुभव हो जाता है। तो एक तरीके से वो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट किए और इंटरेक्ट करने के बाद उन्हें जो अनुभव मिला, यानी वो इंटरेक्ट किए और वो जल गए, तो उन्हें जलने का जो अनुभव मिला, तो अगली बार से अब वो उस चीज को सीख गए हैं, ठीक है, वो ज्ञान उनको उनके अनुभव के हिसाब से मिल गया और अगली बार वो किसी भी, चाहे वो ठंडी ही क्यों ना हो, उसको छूने के लिए 100 बार सोचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जॉन डीवी महोदय ने कहा था, लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना, बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 इस क्लास का, और इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे अगले आने वाले जो 4 हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उनके बारे में देखेंगे, और मेथड के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम लोग उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।